दोस्तों, स्वस्तिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी विषय में साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी जो पेपर है इसके साथ उपस्थित हूँ। आज के यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे आसान भाषा में इसको आज हम जानेंगे। चलते हैं सीधे टॉपिक पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कई नामों से जान सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई नामों से आपको पूछा जा सकता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप उसको जान पाएँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं। एकदम आसान डेफिनेशन: ए थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल लिविंग बाउंड्री प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। हम एक सेल लेते हैं। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के बाहर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? थिन होता है, बहुत पतला होता है, डेलिकेट होता है, मुलायम होता है, इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर आने देता है। सेमी परमिएबल, उसी को हम बोल सकते हैं कि यह सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर आने देता है। लिविंग बाउंड्री, यानी कि इसकी बाउंड्री है, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह एक प्रकार का लिविंग बाउंड्री है, क्योंकि यह जो सेल है वो लिविंग सेल है। और यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह क्या करता है? सेपरेट करता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को। यानी कि यह सेल है, इस सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं यह क्या है? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। और जो अंदर वाला, सेल्स के अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। नो डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो यहाँ कंपोनेंट की बात करें तो मेनली 3 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लिपिड 40%, प्रोटीन 50%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 10%, यानी कि 3 मेनली कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। लिपिड की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो लिपिड है उसमें आपके फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक, इसके विषय में डिटेल्स हम चर्चा करेंगे आगे। चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। ये जो मॉडल है ये लेटेस्ट मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल को ही हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस मॉडल को सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। क्यों इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पड़ा, इसको बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे जो फास्फोलिपिड है, इस फास्फोलिपिड में जो प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है वह मोज़ेक पैटर्न में होता है, इसीलिए इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो जो सी है, जो समुद्र है, उस समुद्र में क्या होते हैं कि जो आइसबर्ग हैं वो आइसबर्ग जैसे फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। उसी तरह से यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखने को मिलता है कि जो फास्फोलिपिड है उस फास्फोलिपिड में प्रोटीन अरेंज होते हैं मोज़ेक पैटर्न में, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये देख सकते हैं कि अगर यह फास्फोलिपिड है, यह फास्फोलिपिड है, इस फास्फोलिपिड में क्या होंगे कि जो आपके प्रोटीन्स होंगे वह ऐसे पाए जाएंगे, यानी कि जैसे लगेगा कि यह फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उस फास्फोलिपिड में प्रोटीन। अगर हम इसके थोड़ा सा और डिटेल्स जानने की कोशिश करें तो जो फास्फोलिपिड होता है, इस फास्फोलिपिड के क्या होते हैं? फास्फोलिपिड के अगर स्ट्रक्चर की हम थोड़ा सा बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है।
यह जो रीजन है वह हेड रीजन है, यह जो रीजन है यह टेल रीजन है। टेल रीजन जो होता है वह फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, और जो आपका हेड रीजन होता है वह आपका फास्फेट होता है और ग्लिसरॉल होता है, फास्फेट और उसके नीचे ग्लिसरॉल। ठीक, अब जहां पे देखेंगे कि जो हेड रीजन होता है वह हेड रीजन आपका हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। यहां पे लिख दे रहे हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो यह आपका फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का जो हेड रीजन है वह हेड रीजन वाटर से इंटरेक्ट होता है, वाटर से इंटरेक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और वहां पे जो टेल रीजन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। फोबिक का मतलब फियर होता है, भय होता है, डर होता है, यानी कि इसका मतलब इनका इंटरेक्ट क्या होता है? वाटर से नहीं होता है। इसी कारण यह जो हेड रीजन होता है सेल मेम्ब्रेन में, यह आपके ईसीएफ की तरफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है, और जो आपका टेल रीजन होता है वह ईसीएफ की तरफ होता है, यानी कि अंदर की तरफ होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर, यानी कि जो फास्फोलिपिड होता है वह बाइलेयर में अरेंज होता है। सीधा हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह रहा जो फिगर आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? लिपिड है। ये नीचे भी क्या है? आपके लिपिड है। तो यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ लिपिड आपको दिख रहे हैं, यानी कि यह क्या है? बाइलेयर है, यानी कि दो लेयर में पाए जा रहे हैं। और इसी दो लेयर में आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन है वह सिचुएटेड है। ठीक है ना? आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेमी परमिएबल, यानी कि सेमी परमिएबल होता है, बताया कि सिलेक्टिव परमिएबल होता है। केवल स्मॉल पार्टिकल्स, यहाँ लिखा गया है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे O2, CO2, यही केवल उसके अंदर पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है ना? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपके ग्लूकोज हुए, अदर जो शुगर्स हुए, आयंस हुए, यह इजीली पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? यह इनको पास होने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना? प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन की जरूरत होती है, इसी के थ्रू यह क्या होते हैं? सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर कैन पास बाई डिफ्यूजन, वाटर जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स के अंदर जाते हैं। ठीक है ना? तो उसकी वाटर को भी अंदर लाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन्स बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा एक्वापोरिन्स क्या होता है। ठीक है ना? अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी इस आपकी स्ट्रक्चर में बीच बीच में पाया जाता है। ठीक है ना? यह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इस सेल मेम्ब्रेन को एक रिजिडिटी प्रदान करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना? कि जिससे इसका एक शेप बना रहे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोटीन दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका? प्रोटीन है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन भी आपके दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक इंट्रिंसिक और एक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरीफेरी पे पाया जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को एक नाम से हम और जानते हैं। ठीक है ना? उसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं आपके। ठीक है ना? इसको भी जानना आपको जरूरी है। एक होता है पार्शियल इम्बेडेड, पार्शियल इम्बेडेड, और एक होता है कंप्लीटली इम्बेडेड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंप्लीटली इम्बेडेड। ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर पार्शियल इम्बेडेड, कंप्लीटली इम्बेडेड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे फिगर के माध्यम से कि यहाँ पे जो ये प्रोटीन है, यह प्रोटीन जो पूरे एक चैनल की तरह है, ऊपर से नीचे तरफ पूरा आर पार जो दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोटीन को हम बोल सकते हैं कि यह आपका क्या है? कंप्लीटली प्रोटीन है। ठीक है ना? कंप्लीट रूप से
यानी कि यह इसमें धसा हुआ है, अंदर इम्बेडेड है, इसे इसको कंप्लीटली प्रोटीन बोल सकते हैं। इसी में कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि यह पार्शियल रूप से यह प्रोटीन दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है ना, पार्शियल रूप से अंदर इसके इम्बेडेड है, तो इसलिए इसको हम पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन बोल सकते हैं। कुछ प्रोटीन यहाँ पे किनारे के साइड में होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे किनारे की साइड में अंदर भी और बाहर दोनों जगह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरी प्रोटीन बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी देखे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके हम फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, प्रोटीन की, तो यह ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ट्रांसपोर्टर नाम से ही स्पष्ट है, ट्रांसपोर्ट यानी कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कर ले जाना, यानी कि जो सेल्स हैं, इस सेल्स के बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है, उस बाहर के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, सेल्स के अंदर उसको लेकर के आया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन एक तरह से कैरियर का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, बाहर के मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर ले आने का काम करता है। एंजाइम, एंजाइम की बात हो रही है, यानी कि जो पेरीफेरी प्रोटीन है, यहाँ पे लिखा गया है पेरीफेरी प्रोटीन, यानी कि जो पेरीफेरी प्रोटीन है वो एक तरह से एंजाइम के जैसे वर्क करते हैं, यानी कि सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सेल सिग्नल, यानी कि यह सिग्नल के जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, एक सिग्नल के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमने देखा होगा, एक सेल से दूसरे सेल्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नल, यानी कि सेल सिग्नल में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल एडिशन। सेल एडिशन मीन्स क्या, यानी कि एक सेल दूसरे सेल्स को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सेल एडिशन, यानी कि बीच में इस सेल एडिशन के द्वारा ही दो सेल्स आपस में क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। तीसरा है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स ये नहीं है कि उस सेल्स के अंदर चला जाए, वह रिकॉग्नाइज होगा, अगर वह उस तरह का बेनिफिशियल पार्टिकल्स होगा तभी उस सेल्स के अंदर जाएगा, अन्यथा उसको रिकॉग्नाइज करके वहां पे क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, यानी कि प्रोटीन रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, आपके लिपिड से बाउंड होता है, उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाउंड होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। सीधे चलते हैं, फिगर पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यह ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, प्रोटीन से बाउंड हुआ। यहाँ पे हमने बताया कि प्रोटीन इसमें इम्बेडेड होते हैं, तो जो आपके पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन है, उस पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन या कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन से अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। यहीं पे ग्लाइकोलिपिड आपको ऊपर दिख रहा होगा, यह ग्लाइकोलिपिड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड से क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, जुड़े रहेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह तमाम चीजें हमने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में भी बता दिया क्या होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के माध्यम से ही ये क्या होते हैं, जो आपके फास्फोलिपिड होते हैं उनके हेड रीजन और टेल रीजन का अरेंजमेंट होता है। इस तरह से यह जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के सीधे हम फंक्शन पे चलते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है। हमने बताया कि ये सिलेक्टेड जो चीजें होती हैं, सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही उस सेल्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो अनसिलेक्टेड चीजें होती हैं वो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर नहीं आती हैं, यानी कि एक तरह से वो बैरियर का काम भी करता है, ठीक है ना, सिलेक्टेड चीजों को ही सेल्स के अंदर आने देता है। कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि हमने बताया कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं या जो भी चीजें हैं, सेल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं, वह उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिकॉग्निशन यानी कि ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं उस फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट शेप टू सेल, यह सेल के शेप को प्रोवाइड कराता है। जो आप देख रहे हैं कि जो सेल आपका क्या है, इसी स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उसी स्फेरिकल फॉर्म को यह आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वह बनाते हैं। एंकरिंग, सेल्स को क्या होता है, सेल्स को जोड़ने का काम किया जाता है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से
क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज से ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यह आपका आसान भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने बता दिया। फिर जो भी इसमें आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।